हमने कबीर दास को धोखा दिया है और लगातार दे रहे हैं। हमारा समाज और हमारा देश कबीर के विचारों के साथ धोखेबाजी कर रहा है। मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि कबीर ने एक दोहा कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मगर अपने आसपास देखिए, क्या साधु की जाति नहीं पूछी जा रही है? हम आए दिन समाज के हर खित्ते हर वर्ग की जाति पूछ रहे हैं। आपका टाइटल क्या है, सरनेम क्या लगाते हैं? कुमार तो ठीक है, मगर कुमार के आगे क्या? आप शर्मा ये वाले हैं या वो वाले? इस तरह के सवाल और सरनेम से जाति गोत्र पहचानने की कोशिशें क्या हम हर रोज नहीं करते हैं? 9 अक्टूबर को जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी को अपलिफ्ट करने वाले कांशीराम की पुण्यतिथि पर लाखों की भीड़ मायावती को सुनने आई थी, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो बड़े दल एक दूसरे पर समाज का भला न करने के आरोप लगा रहे थे, तब तक एक दलित जाति से आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कोर्ट रूम में जूता उछाला जा चुका था। तब तक रायबरेली में एक दलित की चोरी के शक में हत्या की जा चुकी थी और तब तक एक आईपीएस ऑफिसर जातीयहीनता और जातिगत प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर चुके थे, खुद को गोली मार चुके थे। शहरों में रहने वाले लोग, एसी कमरों में बैठने वाले लोग बहुत आसानी से ये कह सकते हैं, कास्टिज्म इज नॉट देयर एनीमोर, यू नो। हो सकता है उनका मानना हो कि अब एक वर्ग के कानों में शीशे पिघला देने की घटना प्रथा के नाम पर नहीं होती है तो जातिवाद अब रहा ही नहीं। लेकिन क्या ये सच है? क्या जाति के नाम पर दलितों पिछड़ों के साथ हिंसा होनी बंद हुई है? बहुजन समाज के लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ, समाज की बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ने वालों ने कलम उठाई तो सोचा कि अब उन्हें दबाने के लिए सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग आगे नहीं आ पाएंगे। मगर क्या ऐसा हुआ? हरियाणा के पूरण कुमार आईपीएस ऑफिसर थे, उस नौकरी में थे जिसे पाने के लिए बेहिसाब पढ़ाई करनी पड़ती है। उनके साथ जातिवादी व्यवहार होता रहा, वो सहते रहे, जब सहन नहीं कर पाए तो खुद को गोली मार ली। रायबरेली के हरिओम का कोई कसूर नहीं था, वो चोर नहीं थे। उनकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उन पर शक था कि उन्होंने चोरी की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर उनके एक फैसले के दौरान दिए गए बयान के चलते जूता उछाल दिया गया और उन पर जूता फेंकने वाला वकील खुद को प्राउड सनातनी कहता है कि उसे इसका कोई अपराध बोध नहीं है। आज खबरगांव समाचार में बात दलितों के खिलाफ होती हिंसा और उनके खिलाफ होती नफरत से भरी बयानबाजी पर करेंगे। विस्तार से आपको बताएंगे पूरण कुमार की आत्महत्या के बारे में, नाम बताएंगे उन 13 पुलिस कर्मियों के जिन पर आरोप है कि उन्हें जब जब मौका मिला तब तब उन्होंने पूरण कुमार का जाति के आधार पर शोषण किया। बात उन 2 एडवोकेट्स की भी होगी जो सनातन के रखवाले होने की आड़ में दलितों के खिलाफ डेरोगेटरी टर्म यूज करने से बाज नहीं आ रहे। और साथ ही बात इसकी भी होगी कि दलितों के खिलाफ हुई हिंसा के इन मामलों और सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत के बारे में किसने क्या कहा। नमस्ते, मेरा नाम आकाश कुमार है और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ ली? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात आईपीएस पूरण कुमार की। 7 अक्टूबर को खबर आई कि दोपहर करीब 1:30 बजे आईपीएस पूरण कुमार ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने कहा कि पूरण कुमार ने कोठी के अंदर ही खुद को गोली मार ली थी। वो 29 सितंबर को ही पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी सुनारिया में आईजी बनाए गए थे। इससे पहले वो रोहतक रेंज के आईजी थे। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि नई पोस्टिंग के बाद से ही पूरण कुमार छुट्टी पर थे। पूरण कुमार की पत्नी अमनीत कुमार हरियाणा काडर की आईएएस हैं। घटना के वक्त वो जापान में थीं, उस डेलीगेशन का हिस्सा बनकर जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ गया था। बड़ी बेटी विदेश में थी जहां वो पढ़ती हैं और छोटी बेटी बाजार में थी। घटना के वक्त घर में पूरण का रसोइया मौजूद था। हादसे की जानकारी मिलते ही अमनीत तुरंत लौट आई और 8 अक्टूबर को उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में एक तहरीर दी। इसमें उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। अमनीत ने दोनों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108 माने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत जाति के आधार पर प्रताड़ना के मामलों में केस दर्ज करने की रिक्वेस्ट की। अमनीत ने इन सभी उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों पर और भी कई आरोप लगाए और आखिरकार सुसाइड नोट के बेसिस पर कल यानी 9 अक्टूबर को डीजीपी समेत कुल 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में जिन 13 अधिकारियों के नाम लिखे उनमें 9 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारी प्रमुख हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा, मुझे लगातार जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और साजिशों के जरिए तोड़ा गया। जब न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तब मैंने ये कदम उठाया। मीडिया में छपी खबरों के हवाले से हम आपको वो 13 नाम बता रहे हैं जिन पर एफआईआर भी हुई है। पहला नाम है शत्रुजीत कपूर, आईपीएस ऑफिसर और हरियाणा के डीजीपी। दूसरा नाम एडीजीपी संजय कुमार। तीसरा नाम आईजीपी पंकज नैन। चौथा नाम कलाराम चंद्रन। इसके अलावा संदीप खिरवार, शिवाश कविराज, मनोज यादव, पीके अग्रवाल, टीवीसीएन प्रसाद, हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा और अमिताभ ढिल्लों। इन सब पर जाति के आधार पर भेदभाव करने, पूरन कुमार को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने, प्रोफेशनली उनके काम में बाधाएं डालने और उन पर झूठे आरोप लगाने के इल्जाम लगाए हैं। अमनीत ने अपनी तहरीर में लिखा था, आईपीएस पूरन कुमार को पुलिस विभाग में जाति सूचक गालियां दी गईं, पूजा स्थलों में प्रवेश से रोका गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपमानित किया गया। मेरे खिलाफ जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी से आता हूँ। उन्होंने कहा कि जाति के कारण उन्हें बार बार नीचा दिखाया गया और उसी जातिगत सोच ने उनके करियर और मानसिक स्थिति को तोड़ दिया। पूरन कुमार के परिवार की मांगें ये थीं, सुसाइड नोट में नामित सभी 13 अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, आरोपियों को तुरंत निलंबित और गिरफ्तार किया जाए ताकि जांच प्रभावित न हो। परिवार, खासकर उनकी 2 बेटियों को स्थायी सुरक्षा कवर दिया जाए। परिवार की गरिमा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए क्योंकि वे अब भी भय और दबाव में हैं। इन मांगों के आधार पर ही चंडीगढ़ पुलिस ने कल यानी 9 अक्टूबर की देर रात मामला दर्ज किया और विशेष जांच टीम एसआईटी गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 2016 में जब हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी तब उन्होंने अपने लास्ट लेटर में लिखा था, माई बर्थ इज माई फैटल एक्सीडेंट। ऐसी ही बात आईपीएस पूरन कुमार ने लिखी है। पढ़े लिखे लोगों को हमने वो समाज दिया है जिनको अपने जन्म को ही जानलेवा दुर्घटना कहना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक वर्ग में जन्मे हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा है, कुमार साहब ने कई बार भेदभाव और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ अपनी बात रखी। विशेष रूप से उन्होंने नए पद सृजित कर उन्हें अपमानित करना और भेदभावपूर्ण तरीके से तैनाती करना, जैसे कि आईजीपी होमगार्ड्स के पद पर नियुक्ति को सार्वजनिक रूप से उजागर किया। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे केवल व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित नहीं थे बल्कि पूरे सिस्टम में न्याय संगत और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण थे। यह दुखद है कि ऐसे संवेदनशील और साहसी अधिकारी का जीवन इस प्रकार समाप्त हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस का जिक्र करते हुए लिखा है, जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। अब बात रायबरेली की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 अक्टूबर को एक दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या हुई। हरिओम रायबरेली के पड़ोसी जिले फतेहपुर के तुरौली कापुरवा के निवासी थे। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने बताया कि हादसे के दिन गांव वालों ने चोरी के शक में युवक से मारपीट की थी। इस मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी कांग्रेस ने आज एक्स पर यह वीडियो शेयर किया और लिखा, रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि जी की सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडों ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। आज फतेहपुर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी जी और शहर अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ गुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने इस प्रतिनिधि मंडल को जबरन रोक दिया। बीबीसी की रिपोर्ट में परिवार के हवाले से बताया गया है कि हरिओम वाल्मीकि डिप्रेस्ड थे, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। भीड़ ने जब उन्हें मारा था तब वो रायबरेली सांसद राहुल गांधी का नाम ले रहे थे। तब आरोपियों में एक ने कहा, यहाँ सब बाबा वाले हैं। अब बात 2 वकीलों की, अनिल मिश्रा और राकेश किशोर। ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा आए दिन कथित तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को लेकर ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं जिन पर विवाद होता रहा है। अभी उनकी जिस टिप्पणी को लेकर विवाद हो रहा है वह उन्होंने 5 अक्टूबर को की थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में कथित तौर पर अनिल मिश्रा ने डॉक्टर अंबेडकर को गंदा और झूठा व्यक्ति कहा था। उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि अंबेडकर अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों के एजेंट थे। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और अन्य SC, ST, OBC संगठनों ने मिश्रा के बयान का विरोध किया है।
मगर अनिल मिश्रा की बयानबाजी जारी है और सनातन के नेता बनने की होड़ में उनके एक्स प्रोफाइल से आए दिन ऐसी पोस्ट शेयर हो रही हैं जिनमें कभी आरक्षण के विरोध के नाम पर तो कभी अंबेडकर के विरोध के नाम पर दलित समुदाय की आलोचना होती है। राकेश किशोर, जिन्होंने CJI BR गवई पर जूता उछाला था, उनका प्रोफाइल भी ऐसा ही दिखता है। वो भी खुद को प्राउड सनातनी कहते हैं और ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले खुले तौर पर सोशल मीडिया पर दलित समुदाय को जाति सूचक गालियां देते हैं, उनके बारे में तमाम बातें लिखते हैं। मगर क्या दलित विरोधी बातें करने वाले लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं या हमारे आसपास भी हैं? फूले नहीं समाते सवर्ण जातियों से आने वाले लोग जब वो कहते हैं कि गांव जाओ तो एक 90 साल की काकी मिलती हैं, मैं खाट पर बैठता हूँ, वो नीचे बैठती हैं और हमारे पैर छूती हैं। जातिवादी सोच को बैज ऑफ ऑनर और कल्चर के नाम पर परोसने वाले क्या हमारे आसपास नहीं हैं? आर्टिकल 15 जैसी फिल्म्स हमें एक ब्राह्मण को नाले में जाता दिखाकर तालियां तो बजवा सकती है, मगर ये नहीं पूछती कि क्या उससे जातिवाद खत्म हो जाएगा। क्या आप नहीं जानते ऐसे लोगों को जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जातीयहीनता का एहसास करवाने वाली बातें करते हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB ने 2022 का डेटा निकाला है और बताया है कि देश भर में 2022 में दलितों के खिलाफ 55,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे और इनमें से सबसे ज्यादा करीब 15,000 केसेस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए थे। रायबरेली हो या हरियाणा, एक डिप्रेस्ड गरीब मजदूर हो या एक IPS ऑफिसर, समाज ने अपने खोखले रीति रिवाजों को इतना बड़ा बनाकर हर वर्ग पर थोपा है कि ऐसी घटनाएं शायद ही रुक पाएंगी। हाँ, हो सकता है इनका चेहरा जरूर बदलता रहे और उसी से हमें एक फेक खुशी होती रहे कि जातिवाद अब नहीं होता, क्योंकि हमें दिखता नहीं। मगर देखने की ज़रूरत है हम सबको। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यह एपिसोड लिखा था सत्यम ने, रिकॉर्ड किया आनंद ने। खबर गांव देखते रहिए। शुक्रिया।